Good afternoon. Today we are going to start with our next poem in memory of W.B. Yeats by W.H. Auden. Weston Hugh Auden was born in 1907 in England. Auden is well known for being the leading poet of the 30s along with Stephen Spender, C. Day Lewis, and Louis MacNeice. Later, Auden moved to America. Auden supported himself through writing and periods of teaching. His early poetry was predominantly Marxist, whereas his later poetry reflects a strong Christian position. Auden's views on poetry as a serious game which should lead to increased self awareness on part of the reader. There is a degree of unevenness in his work, perhaps because of his own shifting self analysis, public postures, also partly because of the wide range of his interests. Auden accomplished an enormous amount of varied literary works and published an imposing amount of verse. He continued to write till the end of his days in 1973. He died on 29 September 1973. In his death, England lost one of his most glorious sons and man of genius. इसलिए इस तरह से विस्टन हग ऑडन W.H. ऑडन, उनका पूरा नाम विस्टन हग ऑडन है, 1907 से लेकर 1973 तक जिनका वर्क स्पैन है. और बेसिकली हम जो पोएम पढ़ने वाले हैं अब, इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स, जैसा कि टाइटल से मालूम चल रहा है कि ऑडन ने W.B. येट्स की याद में वो पोएम लिखी है. तो बेसिकली इट इज़ एन एलजी रिटन टू मोर्न द डेथ ऑफ W.B. येट्स. Yeats died in France early in 1939 in his 74th year. Throughout the 1930s, he had been recognized by the poets who are often thought of as Auden's group as the greatest poet writing in English of his time. Now, we are going to talk about the structure of this poem in memory of W.B. Yeats. 3 part की poem है, 3 parts में है. It is further divided into stanzas of different lengths. First part जो है poem का, it contains 6 stanzas, second one and the third 6 again. Auden does not make use of a rhyme scheme in the first 2 parts of the poem, but in the third he does. This makes sense considering the elegiac form of these last lines. They rhyme in a pattern of A A, B B, C C, D D and so on, changing end sounds as he saw fit. ऑडन की जो पोएम है बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है ना. और राइम स्कीम का यूज़ 2 पार्ट्स में नहीं किया गया है, लास्ट की 3rd पार्ट में ही किया गया है. एंड जिस एलर्जिक फॉर्म को उसने यूज़ किया है उसकी राइम स्कीम के बारे में हमने बात कर ली. उसके बाद वो कहता है हर सेक्शन में उसका एक डिफरेंट गोल है, जिस गोल को लेकर उसने वो सेक्शन पोएम का वो सेक्शन लिखा है. फर्स्ट इमेजेस व्हाट इट वाज लाइक व्हेन येट्स वाज डाइंग. पोएम की जब स्टार्टिंग होती है तो हम बात कर रहे हैं, ऑडन बात कर रहा है कि क्या कौन सा साल था, किस टाइम था, कैसे येट्स जब उसकी डेथ हो रही थी उस समय क्या सीन था. सेकंड जो है वो पोइट अपने आप को इज़ एड्रेस टू द पोइट हिमसेल्फ. एंड द थर्ड इज़ मच मोर ट्रेडिशनल एलजी. तो जो पार्ट फर्स्ट है पोएम का जब स्टार्ट होता है, स्पीकर बिगिन्स बाय रेफरिंग टू येट्स एज हैविंग हैड डिसअपियर्ड इन द डेड ऑफ विंटर. सर्दियों का टाइम है ना. तो वो येट्स के बारे में क्या कह रहा है कि वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि डेड ऑफ विंटर में डिसअपियर हो गया है.
अब यहाँ पर ये जो डबल इमेज यूज़ की गई है डेथ की, स्पेशली डेथ इन विंटर, क्योंकि डेथ को बेसिकली हम डेथ और विंटर जो है सिनोनिम्स का काम करते हैं एंड as it is commonly associated should not be ignored. One would expect everything in winter is frozen, dead and deserted. क्योंकि जब सर्दियों का टाइम होता है, बेसिकली हम कोल्ड कंट्री की जब बात कर रहे हैं, इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, तो विंटर्स में सभी चीज़ें हमें फ्रोज़न, डेड और डिज़र्टेड लगती हैं। जब कोई ज़्यादा चहल पहल नज़र नहीं आती, चारों तरफ बर्फ़ से ढका हुआ है, और एक जो शांति रहती है वो जो टोटल क्वाइट है वो बिल्कुल डेड, जैसे डेथ के बाद जो सन्नाटा होता है वैसा सन्नाटा छा जाता है। द सीन द स्पीकर डिस्क्राइबिंग अ चिलिंग वन, द स्नो डिसफिगर्ड द पब्लिक स्टैचूज बाय स्टार्टिंग द पोएम ऑफ विद दिस कोल्ड डेथ एटमोसफियर। पोएम की स्टार्टिंग में दिखाया है कि चिली विंड्स चल रही हैं, बर्फ़ गिर रही है, और एक जो पब्लिक स्टैचू है वो डिसफिगर्ड हो गया है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्नो, है ना। और पोएम की जो स्टार्टिंग हो रही है कोल्ड डेथ एटमॉस्फेयर से हो रही है, और ये सीन जो है उसने क्रिएट किया है टू स्पीक अबाउट येट्स ओन डेथ। सेकेंड स्टैंजा में जो पोएम है इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स, उसमें ऑर्डन बता रहा है, हाउ डिस्पाइट द डेथ ऑफ दिस ग्रेट मैन थिंग्स गो ऑन, है ना, कोई एक्टिविटी नहीं रुकी है। द वुल्व्स आर स्टिल रनिंग थ्रू द फॉरेस्ट, और प्लेजेंट रिवर इज अनटेम्प्टेड बाय द मोर फैशनेबल क्वेज। स्पीकिंग अबाउट नेचर इन हिज वे, personifying its description, he is alluding to the human reaction to the poet's death. और वो कह रहा है कि एक हर रोज़ जैसा एक नॉर्मल डे है लाइफ का, जिस दिन पोइट की डेथ होती है, येट्स की डेथ होती है, वो और नॉर्मल डेज जैसा ही डे है। और जो फाइनल 2 लाइन्स हैं उस स्टैंजा की, सजेस्ट दैट व्हेन रीडर्स एनकाउंटर हिज पोएम्स हिज डेथ विल नॉट वे ऑन देयर माइंड्स, है ना, वो जो डेथ है उसकी वो उनके दिमाग पर हावी नहीं रहेगी। एंड इट वॉज kept from his poems, they continue on just as the people do, unchanged by the death. पोइट की डेथ का बहुत असर नहीं होगा, people will continue to read his poems. The poem last past his death as any writer would want. क्योंकि जो पोएम्स हैं उनकी डेथ नहीं होती है, दे लास्ट, है ना, वो तो चलती रहती हैं, और कोई भी पोइट ये चाहेगा कि इवन आफ्टर हिज डेथ उसकी पोएम्स को याद किया जाए, पढ़ा जाए। And in the third stanza of the poem, Yeats gives the reader a very human picture of Yeats' death, है ना। ये W.B. येट्स की जो मेमोरी में ऑर्डन ने पोएम लिखी है, उसमें रीडर जो है उसके सामने एक बहुत ही ह्यूमैनिस्टिक पिक्चर क्रिएट किया है ना, बहुत ही मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ दृश्य है। येट्स की डेथ वाला जो डे है, इसके लास्ट मोमेंट्स जो हैं, आसपास हॉस्पिटल का सीन दिखाया गया है, नर्सेज जो हैं दे आर मूविंग अराउंड, तेज़ी से इधर से उधर जा रही हैं। फिर वो बात करता है कि येट्स की बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसकी बॉडी रिवोल्ट कर रही है अगेंस्ट इटसेल्फ। स्क्वायर्स, सिटी स्क्वायर्स की बात कर रहा है, यानी वो बाहर जो हॉस्पिटल के बाहर का जो सीन नज़र आ रहा है उसे, उसका माइंड बिल्कुल एम्प्टी है, साइलेंस है चारों तरफ सबर्ब्स में, and human built images are juxtaposed against the more natural imagery in the previous stanzas. यानी हमारे दिमाग में जो चित्र बन रहे हैं उसको कंपेयर किया गया है विद द आउटसाइड सीन जो हॉस्पिटल के बाहर का जो सीन है, जो बिल्डिंग्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन द लास्ट लाइन ही रिटर्न्स टू द इमेज ऑफ वाटर that he touched on earlier in the poem. He adds that the poet became his admirers, his memory lived on in those who loved his written works, है ना। तो अपने admirers के साथ एक हो गया है, क्योंकि वो सब लोग जो उसके वर्क्स को पसंद करते हैं, उसकी मेमोरी को
बनाए रखने के लिए उसके वर्क्स को पढ़ते रहेंगे, है ना। एंड इन द फोर्थ स्टांजा ऑफ द फर्स्ट सेक्शन ऑर्टन कहता है, हाउ ईच सोल एंड एसेंस आर स्कैटर्ड अमंग 100 cities, among all his admirers. He is still living in a way, but has no control over how he is perceived. अपने एडमायरर्स के थॉट्स में वो भी ज़िंदा है, और उसकी जो पोएम्स ऑल ओवर यूनिवर्स स्कैटर्ड हैं, उन पोएम्स के थ्रू वो अभी भी जी रहा है. ही इज़ इन द गट्स ऑफ द लिविंग वेयर हिज वर्ड्स आर मॉडिफाइड, है ना. ही इज़ लिविंग इन द गट्स ऑफ द लिविंग, जो जीवित हैं उनके साथ वो जी रहा है. उसके वर्ड्स जो हैं दे आर मॉडिफाइड, एंड द वे ऑफ बीइंग इज़ डिफरेंट, स्ट्रेंज, अनफेमिलियर टू द पोएट. By speaking about Yeats in the present tense, in this stanza, Auden emphasizes the theme of life after death. यहाँ जो ये वर्ड प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है उसने, ठीक है, वो एम्फेसाइज करने के लिए कि उस थीम पर वो एम्फेसाइज करना चाहता है कि डेथ के बाद भी एक जीवन होता है, ऐसा वो बताना चाह रहा है. फिफ्थ स्टांजा जो है, ऑर्डन स्पीक्स ऑन हाउ द ह्यूमन वर्ल्ड इज़ गोइंग ऑन विदाउट पॉज. ब्रोकर आर रोरिंग लाइक बीज, है ना. ये सिमली वो यूज़ कर रहा है, ब्रोकर्स को किससे कंपेयर कर रहा है, बीज से. दे आर बैक टू वर्क ऑन द ब्राउज और द पेरिस वर्जन ऑफ वॉल स्ट्रीट. ही ऑल्सो डिस्क्राइब्स द पुअर एज बैक टू नॉर्मल एज वेल, सफ़र एज दे ऑलवेज डू. इट्स एन अनहैप्पी इमेज ऑफ द वर्ल्ड, है ना. गरीब जो हैं वो वैसे ही गरीब हैं, वैसे ही सफ़र कर रहे हैं, वैसे ही वो झेल रहे हैं जैसा उन्हें हमेशा झेलना पड़ता है. उनकी लाइफ में कोई ख़ास चेंज नहीं है. एंड जो इमेज उसने हमें दिखाया है पूरे संसार का इज़ ओनली एक्सपैंडेड इन द नेक्स्ट लाइन्स एज ही स्पीक्स मोर ब्रॉडली अबाउट ह्यूमन काइंड. ठीक है. ही सेज दैट ऑल आर इन द सेल ऑफ हिमसेल्फ. प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने सेल में, अपनी अपनी ग्रेव में बैठा है. दे आर कन्विंस्ड ऑलमोस्ट ऑफ देयर ओन फ्रीडम. और हर आदमी ने अपने आप को एक सेल में बंद कर रखा है और अपनी फ्रीडम के बारे में बहुत कन्विंस्ड है. ईच डेथ इज़ ओनली वन मोर मोमेंट ऑफ अनप्लेजेंटनेस इन द वर्ल्ड. संसार में बहुत सारी अनप्लेजेंट चीज़ें हो रही हैं, और ईट्स की डेथ जो है वो उन्हीं अनप्लेजेंट चीज़ों में एक और एडिशन है. इट पासेस जस्ट लाइक एवरीथिंग एल्स डज, है ना. जैसे और सब चीज़ें गुजर जाती हैं, वैसे ही उसकी डेथ का जो ये जो मूवमेंट है ये भी ऐसे ही बीत जाएगा. एंड द लास्ट टू लाइन्स ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स एक्ट एज अ रिफ्रेन, है ना. जो लास्ट टू लाइन्स हैं फर्स्ट सेक्शन की, वो रिफ्रेन का काम कर रही है, क्योंकि इसमें रेपिटिशन है. द टू लाइन्स एट द एंड ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा री-एम्फेसाइजिंग द नीड फॉर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर द पोएट्स डेथ, है ना. जब वो थर्मामीटर की बात करता है, थर्मामीटर फॉल कर रहा है, वो क्या कहता है, by mourning tongues the death of the poet was kept from his poem. And कहता है ना, mercury sank in the mouth of the dying day, he disappeared in the dead of winter. And पोइट की डेथ हो गई है, लेकिन उसकी इम्पॉर्टेंस जो है वो ख़त्म नहीं हो रही है, ख़त्म नहीं होगी. री एम्फेसाइजेज द नीड फॉर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स to measure the poet's death, and humans are unable to adequately measure the day or any day, ना. हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, या हम हमारी जो योग्यता है वो उतनी नहीं है कि हम उसको प्रॉपरली मेजर कर सकें, क्योंकि एक डेथ का डे और दूसरे डेज दे आर मोर और लेस सिमिलर. This speaks to nature's ability to move on without fully comprehending something that has happened.
इसीलिए वो नेचर की उस एबिलिटी को प्रेज़ कर रहा है कि एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, है ना, वही लाइफ वैसे ही फ़्लो ऑन कर रही है, उसमें कहीं कोई ब्रेक नहीं आया है, कहीं कोई रुकावट नहीं आई है। बिकॉज डेथ से और किसी एक पर्टिकुलर आदमी की लाइफ चेंज हो गई है, उसके उससे जुड़े हुए लोगों की लाइफ चेंज हुई है, बट एवरीथिंग एल्स इज़ ऑल द सेम। तो दिस इज़ हाउ ऑर्डन फील्स अबाउट द पासिंग ऑफ येट्स डेथ डे। उसका जो डेथ डे है उसके बीतने पर जो उसने यूज़ किए हैं, उसने ये कहा है कि जो उसकी पोइट्री है वो उसके एडमिरर्स जो उसके एडमायरर्स हैं उनको इफ़ेक्ट नहीं करेगी। पोइट्री को वो हमेशा अप्रिशिएट करेंगे, उसको पोएम को पढ़ेंगे, वेदर द पोइट इज़ अलाइव और ही इज़ डेड, है ना। ह्यूमन कंडीशंस जो है वो भी वैसी की वैसी ही रहेंगी, उनमें भी कोई ख़ास चेंज नहीं आएगा, ऐसा वो मानता है। और यही बात वो पोएम की लास्ट में कहता है कि पोइट्री मेक्स नथिंग हैपन। तो ऑर्डन emphasizes about brutality, how little practical effort even the greatest poetry has on history। यानी कविता का इतिहास की घटनाओं पर व्यवहारिक रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनमें कोई बदलाव नहीं आता। इसलिए वो कहता है फॉलो पोइट फॉलो राइट टू द बॉटम ऑफ द नाइट। इनर मोस्ट डेप्थ्स तक हमें पोइट को कोशिश करनी चाहिए, टू एक्सप्लोर हिडन ट्रुथ्स। यही पोइट का काम है। और येट्स की जो ग्रेटेस्ट पोइट्री है वो क्या है? रिकॉर्ड ऑफ डिससेटिस्फैक्शन है, फेलियर है, सेल्फ क्रिटिसिज्म, एस्पिरेशंस की बात करता है, पॉजिटिविटी की बात करता है। तो ऑर्डन विशेज अस ऑल टू लर्न द सेम आर्ट। वो चाहता है कि हम सब भी वो सब चीज़ें सीखें जो कि येट्स की पोइट्री में पढ़ने को हमें मिलती हैं। सो this brings end of the summary of this poem. Thank you for joining today's class. Tomorrow we'll start with the poem.